नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट के लिए हम हिंदी कहानियों की अपनी जो श्रृंखला है शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि हम रोज एक एक कहानी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है जिस पर हम चर्चा करेंगे, उस कहानी का नाम है राजा निर्वंशिया की, जिसके की लेखक है कमलेश्वर। इस कहानी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए जो नई नई इंफॉर्मेशन है, नए नए जो आपके प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो आज की हमारी जो कहानी है राजा निर्वंशिया, जिसके की लेखक कमलेश्वर है, हमारे रोज के की तरह हम सबसे पहले कहानीकार के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। इससे संबंधित जितने भी इनकी रचनाएं हैं, इनके महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कमलेश्वर का संक्षिप्त जो जीवनी है, इसके बारे में बात करते हैं कि कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 को तथा इनकी मृत्यु 2007 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु होती है। तो बात करते हैं कि कमलेश्वर का पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। उनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। उन्होंने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। कमलेश्वर 20वीं शती के सबसे सशक्त लेखकों में से एक माने जाते हैं। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। कमलेश्वर का लेखन केवल गंभीर साहित्य से ही जुड़ा नहीं रहा, बल्कि उनके लेखन में कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान हो या फिर भारतीय राजनीति का एक चेहरा दिखाते फिल्म आदि हो, कमलेश्वर का काम एक मानक के तौर पर देखा जाता रहा है। अब बात करते हैं कि 1995 ईस्वी में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि 1995 में इन्हें पद्म भूषण से तथा 2003 में इनकी जो रचना है उपन्यास कितने पाकिस्तान, इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जिन्हें किस रचना के लिए किया गया था, तो जो कितने पाकिस्तान है, इस रचना के लिए उन्हें जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। तो कौन सी पत्रिका है? सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध जो है पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका कि इन्होंने संपादन किया है। आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। कमलेश्वर ने अपने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी थी। तो ये इनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिन्हें आपने ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं कि कमलेश्वर की अंतिम अधूरी जो रचना है वो है आपकी अंतिम सफर उपन्यास थी, जिसे कमलेश्वर की पत्नी गायत्री कमलेश्वर के अनुरोध पर तेजपाल सिंह धामा ने पूरा किया। हिंदी पॉकेट बुक्स ने उसे प्रकाशित किया और यह एक बेस्ट सेलर रहा और 27 जनवरी जो 2007 को है इनका जो है देहावसान हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपसे पूछी जा सकती है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके उपन्यासों के बारे में। तो इनके उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां, 1957 में ये इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसके बाद है डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर 1982, रेगिस्तान 1988, कितने पाकिस्तान 2000, एक और चंद्रकला, अंतिम सफर इनकी जो है अंतिम रचना थी जिसे तेजपाल सिंह ने पूरा किया था।
तो महत्वपूर्ण है कि आप क्रम से इन्हें नोट कर लीजिए, तथा क्योंकि कई बार प्रकाशन वर्ष के हिसाब से इनको क्रम से लगाने के लिए आते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहला इनका उपन्यास कौन सा है, उसके बाद का कौन सा है। तो आपने इनको क्रम से नोट कर लेना है, और ये ध्यान रखना है कि जो कितने पाकिस्तान इनकी जो है उपन्यास है जो इनका, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियों के बारे में। तो कमलेश्वर जी की पहली कहानी मानी जाती है कॉमरेड, 1948 जो है इनकी पहली कहानी मानी जाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी है। अब इनके कहानी संग्रहों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनके जो है राजा निर्वंशिया जो इनका कहानी संग्रह भी है, और उसमें संग्रहित ये कहानी भी है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी है। तो ये महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से भी, और अन्य परीक्षाएं जिसमें कि ये कहानी लगी है आपकी राजा निर्वंशिया, उसके दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। तो आपने ध्यान रखना है कि इनके कौन कौन से जो है कहानी संग्रह हैं। तो इनका पहला कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1957, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक, जॉर्ज पंचम की नाक 1969, अपना एकांत, सांप, नीली झील, जोकिम, नागमणि, आसक्ति, जिंदा मुर्दे 1969, मुर्दों की दुनिया, स्मारक, इतने अच्छे दिन 1970, कथा प्रस्थान 1990, कोहरा 1969। तो आपने इनको भी क्रम से नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, या मिलाने के लिए भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि रचनाएं मिलानी होती कि कौन सी रचना किस लेखक की है आपकी। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, तो आपने ध्यान रखना है, इनको भी क्रम से नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनके नाटक के बारे में। तो अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा, ये इनके 3 नाटक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि नई कहानी की बृहदतरी में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, ये तीनों नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। तो ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ऑनलाइन प्रश्न आपका बनता है कि नई कहानी की बृहदतरी में कौन कौन से आपके लेखक आते हैं। तो कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ये तीनों नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, ये आपने ध्यान रखना है। कमलेश्वर जी की राजा निर्वंशिया दोहरे कथानक वाली पहली कहानी मानी जाती है, क्योंकि इसमें 2 कथानक है, एक राजा निर्वंशिया की कहानी चलती है, और जो आपके दंपति है जगपति और उनकी जो पत्नी है, उनकी ये जो है कहानी दोहरे अर्थों में चलती है, कि एक समानांतर ये जो कहानियां चलती रहती है। अब बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो इन्होंने अलग अलग 7 पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिसमें विहीन पत्रिका 1954, नई कहानियां पत्रिका 1958 से 66, इंगित पत्रिका 1971 से 61 से 68, सारिका पत्रिका 1967 से 78, कथा यात्रा पत्रिका 1978 से 79, श्री वर्षा पत्रिका 1979 से 80, गंगा पत्रिका 1984 से 88। तो आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया। तो जो इनकी 7 अलग अलग पत्रिकाएं हैं उनका आपने ध्यान रखना है, क्रम इनको याद रखना है कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया। तो विहीन पत्रिका, नई कहानी पत्रिका, इंगित पत्रिका, सारिका पत्रिका, कथा यात्रा पत्रिका, श्री वर्षा पत्रिका तथा गंगा पत्रिका, ये इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं, अब हमारे जो सिलेबस में कहानी लगी है राजा निर्वंशिया, इसके बारे में बातचीत करते हैं कि राजा निर्वंशिया कहानी का सारांश एवं समीक्षा और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में बातचीत करते हैं। बात करते हैं कि जो यह कहानी है ये लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। जो आपकी राजा निर्वंशिया कहानी है ये लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। राजा निर्वंशिया कहानी कमलेश्वर की बहुचर्चित कहानी है, कि बहुत ज्यादा ये चर्चा में ये कहानी रही है, और इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया है, कि ये ग्रामीण जो आपका जीवन है उस पर आधारित ये आपकी कहानी है। आगे बढ़ते हैं कि राजा निर्वंशिया जो कहानी है, राजा निर्वंशिया कहानी में 2 कहानियां समांतर रूप से ये जो कहानियां आपकी चलती है, कि राजा निर्वंशिया कहानी में एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की 2 कहानियां साथ साथ चलती है। प्रथम कहानी जो आपकी लोक कहानी है, जो आम आदमी और राजा रानी की कहानी है।
ये जो संपूर्ण कहानी है आधुनिक जो आपका कहानी का नायक है जगपति और चंदा की व्यथा का वर्णन करती है कि एक ये जो कहानी है समानांतर रूप से चलती है कि एक जगह कहानी चलती है आपकी जगपति और चंदा की कहानी, दूसरी तरफ जो है राजा निर्वंशिया की कहानी है जिसमें एक राजा और रानी होते हैं। तो ये एक दूसरे के पैरेलल ये जो है दोनों कहानियां आपकी चलती है। आगे बढ़ते हैं कि यह कहानी राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में संकलित है। तो राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में संकलित है कि जिसमें कि 19 कहानियां संकलित है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह है उसमें कुल कितनी कहानियां हैं, तो 19 कहानियां हैं। और ये 19 कहानियां जो है ये यहाँ पे मैंने क्रम से आपको नोट करके दी हुई है कि ये 19 कहानियां इस प्रकार से हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। देवकी माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा निर्वंशिया, 3 दिन पहले की रात, गर्मियों के दिन, भटके हुए लोग, चाय घर, सोक्चे, इंसान और हैवान, नौकरी पेशा, गाय की चोरी, सच और झूठ, बेकार आदमी, थानेदार साहब, कस्बे का आदमी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 19 कहानियां कौन कौन सी है जो मैंने अभी आपके सामने रखी। आपकी स्क्रीन पर ये कहानियां आपके जो दिख रही है इन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस जो कहानी संग्रह है आपका राजा निर्वंशिया, इसमें कितनी कहानियां आपकी जो है संकलित है। तो 19 कहानियां जो है ये दी हुई है। अब बातचीत करते हैं कि कहानी का प्रतिपाद्य मतलब कहानी का कहने का भावार्थ क्या है, कि इस कहानी में क्या आपको बताया गया है कि इसमें राजा निर्वंशिया की पौराणिक कथा के साथ साथ जो आपके चंदा और जगपति है पति पत्नी, उनकी आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती एक नई कहानी है। जो चंदा है इसमें जो जगपति की पत्नी है वो जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। कौन हताश है? जो चंदा है, जो जगपति की पत्नी है, वो अपने पति जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी जो आर्थिक उसकी मजबूरियां हैं उनसे ये परेशान और हताश है। अब बातचीत करते हैं पात्रों के बारे में कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, तो इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले है जगपति जो कहानी का नायक है, ये जो कि चंदा का पति है और कथावाचक का स्कूल का दोस्त है, और ये वकील के यहाँ मुहर्रिर है और दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल होता है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति है और अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं कि सबसे पहला तो ये कि जो जगपति है वो चंदा का पति है, वकील के यहाँ मुहर्रिर है और आपका अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो आपका राजा निर्वंशिया कहानी का पात्र जगपति है वो क्या पीकर आत्महत्या करता है, तो अफीम और तेल पीकर जो है ये आत्महत्या आपका जो है व्यक्ति करता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो जब मर जाता है तो मरते वक्त ये दो पर्चे छोड़ता है, एक चंदा के नाम और एक कानून व्यवस्था के नाम। तो ये 2 पर्चे छोड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से भी ऐसा प्रश्न बन सकता है कि कौन सी कहानी का नायक या पात्र है जो मरते वक्त 2 पर्चे छोड़ता है, तो ये कहानी होगी आपकी राजा निर्वंशिया। और जो 2 पर्चे छोड़ता है किस किस के नाम छोड़ता है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो मरते वक्त ये 2 पर्चे छोड़ता है, एक चंदा के नाम और एक कानून के नाम, यहाँ भी आपने ध्यान रखना है और ये अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं चंदा के बारे में। चंदा कौन है? जो जगपति की पत्नी है और हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार है। जो बच्चन सिंह इसमें जो एक पात्र है के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके रहने को बाध्य होती है और अंत में मधुसूदन के साथ भाग जाने की सूचना जो है मुंशी के द्वारा इस कहानी में दी जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये चंदा है सबसे पहले तो ये जगपति की पत्नी है और जो जगपति की बीमारी का इलाज ये कैसे कराती है, अपने हाथों का कड़ा बेचकर पति का जो इलाज है उसे कराने के लिए तैयार रहती है। और इसका जो है बच्चन सिंह नामक जो एक इसमें पात्र है उसके साथ गर्भवती होने के आरोप में ये मायके में रहती है और अंत में ये मधुसूदन के साथ भाग जाती है। ऐसी सूचना जो है कहानी में मुंशी जी के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं अगले पात्र के बारे में। दयाराम इसमें जो पात्र है ये जगपति का रिश्तेदार है, दूर के रिश्ते का जो है ये भाई लगता है आपके जगपति का।
अगला जो पात्र है इसमें बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कौन है कि गांव के अस्पताल का कंपाउंडर है और मैनपुरी के सदर अस्पताल में इसका तबादला होता है। लकड़ी के धंधे में जगपति का ये साझेदार होता है। तो बच्चन सिंह के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इसके बारे में क्या क्या इसमें जानकारी दी है कि गांव के अस्पताल का ये कंपाउंडर है और इसका जो तबादला है वो मैनपुरी के सदर अस्पताल में होता है और ये लकड़ी के धंधे में जो है आपका जगपति का साझेदार भी रहता है। अब इसके समानांतर जो दूसरी कथा चलती है आपके राजा निर्वंशिया और उसकी रानी के बारे में। तो अगला जो पात्र है राजा निर्वंशिया, एक राज्य का संतानहीन राजा। निर्वंशिया क्या होता है? जिसकी संतान नहीं है, जिसका कोई वंश नहीं है। तो एक राज्य का संतानहीन राजा है, कुशल शासक है, जो महतरानी के बुरा भला कहने पर राज्य का त्याग। जो उसकी महतरानी है उसने उसे बुरा भला कहा, जो भी शब्द कहे तो उसको दिल पे लेके वो बंदा क्या करता है कि राज्य का त्याग कर देता है। जो अगला इसमें पात्र है रानी, जो इस राजा निर्वंशिया की रानी है, ये क्या करती है? जब राजा आपका राज्य छोड़कर चला जाता है तो मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। इसमें एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सामने ये उपस्थित होती है और अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती है तथा कुल देवी के मंदिर में अपने सतीत्व की भी परीक्षा देती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि राजा और रानी। और इसके बाद जो अगली इसमें पात्र है भटियारिन, राजा निर्वंशिया की रानी ही भटियारिन बनकर राजा निर्वंशिया से मिलने जाती है कि जब राजा राज्य छोड़कर जाता है तो वो मंत्री के साथ उसे ढूंढने जाती है। तो भटियारिन के देश में ये जाती है तो राजा निर्वंशिया से ही मिलने जाती है। अब इसमें जो आपके गौण पात्र है उसके बारे में बातचीत करते हैं कि कौन कौन से इसमें गौण पात्र है। तो सबसे पहले माँ, जो कथावाचक की माँ है, जो बच्चों को राजा निर्वंशिया की कहानी सुनाती है। इसके बाद है कथावाचक। कथावाचक के बारे में जानकारी दी गई है कि वो मैट्रिक पास है। इसके बाद जो अगले गौण पात्र है जमुना, सुनार और चाची, ये भी इस कहानी के पात्र है, आपने ध्यान रखना है। अब इस कहानी में क्या विशेष है उस पर बातचीत करते हैं कि यह कहानी लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। कौन सी शैली पर? लोक कथात्मक शैली पर ये जो कहानी आधारित है। इसमें प्राचीन और आधुनिक युग की 2 समानांतर कथाएं जो चलती है, एक चंदा और जगपति की कहानी और एक राजा निर्वंशिया और उसकी रानी की कहानी। एक राजा निर्वंशिया की कहानी और चंदा और जगपति की कहानी। तो अब बात करते हैं इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जो आपकी कहानी है ये इस वाक्य से प्रारंभ होती है कि एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। इस पंक्ति से इस कहानी का प्रारंभ होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है कि एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी, इस पंक्ति से कौन सी कहानी प्रारंभ होती है? तो आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहानी राजा निर्वंशिया है। तो आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि दयाराम जो इस कहानी में पात्र है ये जगपति के दूर का भाई था और कस्बे के अस्पताल में से दयाराम का जो गांव है वो 4 कोस दूर पड़ता था। कितने कोस? 4 कोस। क्योंकि जिस प्रकार से आजकल जो है परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं तो आपको हर एक चीज ध्यान रखनी है कि कस्बे के अस्पताल से जो आपका ये पात्र दयाराम है इसके जो घर की दूरी है कितनी थी? तो 4 कोस जो है दूर इसका गांव था। अगला पॉइंट है कि जगपति जो है चंदा से कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है कि तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो आपकी पंक्तियां हैं कौन से पात्र की है? तो जगपति कहता है किससे? चंदा से, कि तुम नहीं जानती कि कर्ज कोढ़ का रोग होता है, कि एक बार लगने से तन तो गलता ही है और मन भी रोगी हो जाता है। तो ये आपका जगपति का कथन है। इसके बाद चंदा का कथन है कि ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था उसी में आई है। तो ये किसका कथन है? आपका चंदा का है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि चंदा ने क्या बेचकर दवाइयां लाई थी? तो जो हाथ का कड़ा उसने बेचा था, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो क्या बेचा था उसने? हाथ का कड़ा। इसके बाद क्या है कि हाथ का कड़ा बेचने के बाद 15-20 दिन बाद जगपति की हालत ठीक हुई। ये कहानी में ये लाइन आती है तो मैंने आपके सामने ये भी रख दी है कि 15-20 दिन के बाद जो है जगपति की हालत ठीक हुई। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कितने दिनों बाद जो है जगपति की हालत ठीक हुई थी? तो 15-20 दिन बाद जो है जगपति की हालत ठीक हुई थी। तो ये इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
और कहानीकार के जो रचनाएं हैं उसके बारे में हमने बातचीत की। इस कहानी में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको ये क्लास यूजफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें, ताकि उन्हें भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार के जो है तथ्य मिले, ताकि वे भी अपनी परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सके। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।